हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था विज़न टेस्ट 1 का। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 21 की आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और उनके चेयरमैन के बारे में। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है डी, नन। यानी कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे आपके राजेंद्र प्रसाद और यूनियन पावर कमेटी के आपके चेयरमैन होंगे जवाहरलाल नेहरू। यही बात जो एक्सप्लेनेशन है आंसर में लिखी गई है उसमें कि जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उनके बारे में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, आप देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें से कौन से पॉइंट्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, 1, 2 एंड 3। यानी कि फ्रीडम एंड डिग्निटी के बारे में बात की गई है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी बात की है और सेकुलर कैरेक्टर के बारे में भी बात की गई है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर आपका केशवानंद भारती जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक पार्ट है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि फ्रीडम एंड डिग्निटी, लिमिटेड पावर पार्लियामेंट, सेकुलर कैरेक्टर। इसी को फिर आपके एक्सप्लेनेशन में डिटेल में दी गई है विजन आयस के। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो आपका है 1 ओनली, क्योंकि आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही में बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, लेकिन दूसरा गलत है। ये उल्टा यहाँ पे दिया गया है। देखिए जो सॉलिसिटर जनरल है वो सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल की, ना कि अटॉर्नी जनरल सबऑर्डिनेटेड टू सॉलिसिटर जनरल। तो यहाँ पे होगा आपका उल्टा हो जाएगा, इसके कारण सिर्फ आंसर जो पॉइंट 1 है वो सही है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है आपका सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखिए ये जो है सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है सही है या गलत। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि यूज़ किया जाता है मॉलिकुलर डिटेक्शन रिलाइंग ऑन द एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग ऑफ मॉलिकल्स। और दूसरा भी सही है कि द टेक्निक कैन बी यूज्ड इन द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। आप एक्सप्लेनेशन में जाके इसका डिटेल देख सकते हैं कि जो ये टेक्निक है ये फॉर मॉलिकुलर डिटेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन दैट रिलाइज ऑन द एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग ऑफ मॉलिकल्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन और नियर सर्स एक्टिव सर्फेसेस सच एज नैनो स्ट्रक्चर्ड गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए जो सही आंसर है वो है आपका सी, 1 एंड 3। यानी कि ये प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एससी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। और 3 भी सही है कि इट प्रेजेंट्स टू द प्रेसिडेंट एंड एनुअल रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट भी सबमिट करता है प्रेसिडेंट को ऑन सेफ गार्ड्स फॉर एससी। लेकिन जो पॉइंट 2 है वो गलत है, क्योंकि ये इसका एडवाइजरी रोल है, ठीक है, ना कि ये कोई डायरेक्शन देता है इंक्लूजन या और एक्सक्लूजन करने का कि इस कास्ट को इंक्लूड कीजिए, इस कास्ट को एक्सक्लूड कीजिए, ऐसा कोई इसका नहीं है। तो इसके कारण इसका आंसर सही होगा आपका सी, 1 एंड 3। जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आर्टिकल 338 में जिसमें बारे में बात की गई है, ठीक है। और 2003 जो में इसका डिवाइड किया गया, मतलब कि जो एससी और एसटी कमीशन थी वो कंबाइंड थी इससे पहले, लेकिन इसके बाद 2003 में इनको अलग कर दिया गया। इसके पार्ट होता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 26, जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2002 में। देखिए जो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताना है कि किस किस से, मतलब कि क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से रिलेट करता है या तीनों से रिलेट करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, 1, 2 एंड 3। यानी कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो तीनों को उसके कारण इम्पैक्ट पड़ा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसमें आपका 4A ऐड हुआ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में 51A ऐड हुआ, डीपीएसपी में आर्टिकल 21A ऐड हुआ,
ठीक है। तो यही बात एक्सप्लेनेशन में भी लिखी गई है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में, उसने ऐड किया 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू पार्ट 4A, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। वही जो मैंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि 4A पे इम्पैक्ट किया। इट सेज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। उसी तरह पार्ट 3 को भी इम्पैक्ट किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21, जिसमें ऐड किया गया कि मतलब कि इसमें कहा गया है कि द स्टेट सेल प्रोवाइड, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। उसी तरफ आर्टिकल 45 पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। कैसे? तो एक नया आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 45 में अंडर DPSP, तो DPSP में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। यानी कि जो DPSP का है ये उसके कारण आर्टिकल 45 पे इम्पैक्ट पड़ा। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है आपका आर्टिकल 21 हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी 51A में भी आपका ऐड किया गया। तो इस कारण 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है तीनों पे इम्पैक्ट करता है, फंडामेंटल ड्यूटी पे भी, फंडामेंटल राइट पे भी और DPSP पे भी। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये आपका IR रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका A, 1 and 2, यानी कि ये बात सही है कि ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है फॉर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन हुई थी 1997 का, इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। और ये भी सही है कि इंडिया, जो नंबर 2 है वो भी सही है कि इट ऑथराइजेज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन इन सिग्नेटरी स्टेट्स। लेकिन जो 3 है वो गलत है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और जो हमारे CAG हैं रिसेंटली वो इसके पार्ट बने हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो यही बात आपके एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, ये एक इसका एक वर्किंग रिलेशन है विद द यूनाइटेड नेशन। और जो OPCW है ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। और ये ऑथराइज्ड है टू परफॉर्म इंस्पेक्शन टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन। इंडिया जो है इसका मेंबर है इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। और रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय प्रेस्टीज। तो यहाँ पे बस ये नॉट हट जाए और तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा कि इंडिया एक मेंबर है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कह दिया था, यहाँ पे होगा आपका इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, कि ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, कैसे, उसके ऊपर बेस करके ये आपका क्वेश्चन है, उसके फीचर्स के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो आपको नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है आपका वो है 1 and 2, यानी कि नॉट करेक्ट 1 and 2 है। तो करेक्ट कौन सा है? 3 करेक्ट है, बाकी नॉट करेक्ट है। CBC जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी इन 1964 नॉट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो स्टैट्यूटरी वर्ड है ये यहाँ पे गलत है। दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि ये संतनाम कमीशन के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, ना कि सेकेंड ARC के अंदर, इसलिए दूसरा भी गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए तो CBC के बारे में लिखा हुआ है कि उसके डिटेल्स के दिए गए हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि ये इस्टेब्लिश हुई थी इन 1964 बाय द एक्सटर्नल रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो जैसा मैंने कहा। तो इसलिए आपका आंसर होगा B, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। तो किसने रिलीज़ किया? पहले तो आपको पता होना चाहिए ये रिपोर्ट क्या है, और दूसरा कि किसने रिलीज़ किया। तो इसका सही आंसर है आपका A, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। 29 का आंसर A है। ये UN पॉपुलेशन फंड है, ये रिलीज़ करती है ये रिपोर्ट। इसका जो द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स फ्लैगशिप स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 टाइटल माई बॉडी इज़ माई ओन वाज लॉन्च्ड। इस बॉडी के अनुसार बॉडीली ऑटोनॉमी इज डिफाइंड एज द पावर एंड एजेंसी टू मेक चॉइसेस अबाउट योर बॉडी विदाउट द फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन एल्स डिसाइड फॉर यू।
यूएन पॉपुलेशन फंड जो है ये एक सब्सिडियरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली की। इतना नॉलेज काफ़ी है आपके लिए इस क्वेश्चन रिलेटेड। जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए इस आंसर को सॉल्व कीजिए। देखिए इसका सही आंसर है B3 ओनली, बाकी दो ऑप्शन गलत है, 1 और 2, 3 सही है। ऐसा कोई मतलब कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट है हमारा आर्टिकल 368 के अंदर, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो देखिए जो पहला पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि जो बिल फॉर अमेंडमेंट जो है वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट हो। तो ये कैन नॉट यहाँ नहीं होगा, यहाँ कैन होगा। दूसरा भी गलत है क्योंकि ये जो पास होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ना कि सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लिया। यही बात आपके एक्सप्लेनेशन में दी गई है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 अगर जाए तो 31 की तरफ अगर तो आपका 31 में बात की गई है मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान के बारे में। तो ये अमेरिका ऑफ कोर्स IR से आपके रिलेट करता है। तो आपको बताना है कि ये मेड इन अमेरिकन टैक्स प्लान किस बारे में है। क्या ये बेस इरोजन के बारे में, या जेनरिक ड्रग्स के बारे में, या फिर कार्बन ट्रेड, या फिर H1B1 वीज़ा होल्डर्स के बारे में है। देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका A, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये लाया है मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान। इसमें क्या है कि मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान ब्रिंग्स इन कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म टू एड्रेस प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड ऑफ सोरिंग इंसेंटिव। जो हम प्रेसिडेंट है US प्रेसिडेंट जो बिडेन, वो उनका प्लान है टू रेक $2.5 ट्रिलियन ओवर 15 ईयर्स। तो ये आपका बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेट करता है मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान। ये एक तरह से करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है आपका नाटो के बारे में कि नाटो जो है उसके बारे में। तो आप पहले सॉल्व कीजिए। देखिए जो इसका सही आंसर है वो है सिर्फ B2 ओनली, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन। मतलब कि एक नेशन के अगेंस्ट अगर आप अटैक करोगे तो सारे और सेवरल नेटो मेंबर्स इज कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल। मतलब कि एक मेंबर पे अटैक करोगे तो इसका मतलब होगा कि आप बाकी मेंबर्स पे भी अटैक कर रहे हो। तो ये बात सही है, ये नाटो का पार्ट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 32 का पॉइंट 1 है वो गलत है, क्योंकि NATO is a military alliance of all the countries bordered by the Atlantic Ocean। ये गलत है। यहाँ पे आपका देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि NATO is a military alliance of countries from Europe and North America. It provide a link between the western countries of the two continent। तो ये जो अटलांटिक ओशन के बारे में बात है वो गलत है। ये एक लिंक देता है बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द टू कॉन्टिनेंट, जो कि आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका सही आंसर है D 1, 2 और 3। ये जो है ये एम्पावर करता है वाइसरॉय को टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये सही पॉइंट है। दूसरा भी सही है कि इट मेड द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये भी सही है। तीसरा, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ये भी पॉइंट सही है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये ब्रिटिशर्स ने लाया था, और ये एक तरह से बिगनिंग था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि इसमें पहली बार इंडियंस को एसोसिएट किया गया विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और साथ में इसमें ये भी देखा गया कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर। किसका? तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको हाईलाइट करना होगा कि यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्ट। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी जो है वो गलत है। बाकी पॉइंट जितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमारे, वो सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो खुद में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर उनको किसी लीगल प्रोविज़न के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब कि उनको अब लीगली जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए ये सही है। दूसरा भी सही है कि दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। ये भी सही है कि कोर्ट्स इनको यूज़ करके सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। सी गलत है, क्योंकि
द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंडियंस के लिए है, ना कि फॉरेनर्स के लिए, तो ये पॉइंट गलत है। जो तीसरा पॉइंट है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, यस हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें ये बात कही गई है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 35, जो है कि आपका लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इनिशिएटिव, इसके बारे में। ये आपका करंट से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ किया गया है, तो आपको न्यूज़ से रिलेट करके ये आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए 35 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, यूएसए। जो यूएसए प्रेसिडेंट ने जो बिडेन है उन्होंने इनवाइट किया था 40 वर्ल्ड लीडर टू द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट समिट टू गैल्वेनाइज एफर्ट बाय द मेजर इकोनॉमीज टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेट करके ये आपका आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो है आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। तो इसको खुद पहले आंसर करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, 1 एंड 3, यानी कि 1 सही है और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। देखते हैं आंसर। देखिए जो इंडिया है, ये बात सही है कि हैज़ रिमेन्ड नेट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सिंस द 1991 एलपीजी रिफॉर्म, ये बात सही है। जो लेकिन दूसरा पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि इंडिया से इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज इज वन ऑफ द हाइस्ट नहीं, बल्कि सिर्फ 2% है, ठीक है, और 9th रैंक है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बात गलत होगी, ठीक है। तो इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा भी सही है कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट बास्केट इज़ डोमिनेटेड बाय बासमती राइस एंड मरीन प्रोडक्ट, यही बात आपके एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है। जो हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें भी ये बात सामने आई है कि इंडिया से इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज़ स्टैंड एट मेरली 2%। हम इतना प्रोड्यूस करते हैं लेकिन तब भी हमारा रैंक 9th है, और वो सिर्फ 2% कंस्टिट्यूट करता है वर्ल्ड का जो एग्री कमोडिटीज़ है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में। मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।